चलिए अभी हम मश्क की सरगर्मियां करेंगे। जो मश्क में सवाल जवाब दिए गए हैं उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, सही जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबक जो है बहुत दिलचस्प था, तो यकीनन सवालों के जवाब भी दिलचस्प होंगे और मजेदार होंगे, लेकिन इसके समझना और इस सवालों के जवाब देना जरूरी है। क्यों? मैं सवाल यार पहले रखूंगा तो आपने जहन में जवाब बनाना शुरू करना है यहाँ के जवाब को देखे बगैर, ठीक है, ताकि आपने क्या समझा है और कितना समझा है ये बात वाज़ेह हो जाए। सवाल देखो, जवाब की तरफ मत देखना। बोलेंगे सर तुमने जवाब भी सामने लगा दिए फिर बोल रहे जवाब की तरफ मत देखो, तो थोड़ा सा नजर चुराने की कोशिश करो जवाब से। मुसन्निफ और हमसाये की एक दूसरे को मरूफ करने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। किस तरह से वो एक दूसरे को मरूफ करते थे, उस पर असर जमाने की कोशिश करते थे, कौन सी बातें थी? तो आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि ये कहता था कि मैं जो है मतलब मेरी बीवी को यहाँ घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, वहां घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ये सब बातें है क्या? आप सोचो उस पर कौन कौन सी बातें होंगी, कौन कौन सी बातें वो करते थे, एक दूसरे को डींगे मार मार कर जो है मरूफ करने की कोशिश करते थे। यहाँ देखो कुछ बातें लिखी, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है, आपके जहन में सारी बातें आ गई होगी। मुसन्निफ और हमसाये ने एक दूसरे को मरूफ करने के लिए कई कोशिशें की। सबसे पहले तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से डींगे मारे, है ना, मेरा भाई मैजिस्ट्रेट है, ये बोलता है मेरा भाई ये है ना, तो ये सब बड़ी बड़ी। तो पड़ोसी ने कहा कि उनका भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है जबकि वो चपरासी था, तो मुसन्निफ ने फौरन कहा कि उनका भाई इलाहाबाद में जज है जबकि उनका कोई भाई नहीं था। हमसाये ने सेहत अफजा मकाम पर जाने की इत्तला दी, तो जवाब में मुसन्निफ ने भी ओटा कमर जाने की खबर दी, सुना दी। पड़ोसी ने किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मुसन्निफ की बीवी के इसरार पर उसे भी फ्रिज खरीदना पड़ा। पड़ोसी की बीवी जब कोई कीमती साड़ी या जेवर खरीदती तो मुसन्निफ की बीवी उसे मरूफ करने के लिए उससे ज्यादा कीमती सामान खरीदती। पड़ोसी की बीवी ने अपने बच्चों की सालगिरह पर 25 औरतों की दावत दी, तो मुसन्निफ की बीवी ने अपने बेटे की सालगिरह पर 50 औरतों को मदऊ करने का फैसला किया। इस तरह मुसन्निफ और हमसाये ने एक दूसरे को मरूफ करने के लिए मुख्तलिफ हरकतें की। इससे इतनी ताकत अगर अच्छे कामों में लगाते तो जन्नत में पहुंच जाते थे ना, ऐसा बोलते ना अपने यहाँ पर। तो अच्छे काम करना में एक दूसरे से बाजी लेके जाने की कोशिश करना चाहिए, इस तरह के कामों में नहीं। चलो दूसरे सवाल को देखो। नैनीताल और ओटा कमांड की सैर को ना जाने से मुताल्लिक मुसन्निफ और हमसाये की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। क्या बोले थे उन्होंने? एक पड़ोसी नहीं गया तो उसने क्या वजह बताया था कि मेरी बीवी बीमार हो गई और डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने के लिए कहा, और इसने कहा कि मेरे साले की शादी थी और पूरे इंतजाम मुझे ही करना थे। देखो यहाँ पर हमसाये ने मुसन्निफ से कहा था कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर किसी सेहत अफजा मकाम पर जाने वाला है, गालिबन उसने नैनीताल का नाम लिया। उसके जवाब में मुसन्निफ ने उसे इत्तला दी कि वो भी अपने अहल के साथ ओटा कमंड जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों नहीं गए। हमसाये ने ना जाने की वजह ये बताई कि अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा था। मुसन्निफ ने ओटा कमंड न जाने की ये वजह बताई कि उसके साले की शादी है और उसका सारा इंतजाम उसी के जिम्मे है। हकीकत यह है कि दोनों ने गलत बयानी से काम लिया था। हमसाये की बीवी भी भली चुंगे थे और मुसन्निफ के साले की शादी अभी तय ही नहीं हुई थी। तो ये बातें इसके जवाब में आएगी। मुसन्निफ, तीसरा सवाल देखो, मुसन्निफ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। मुसन्निफ के हमसाये ने मुसन्निफ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मुसन्निफ की भी उनके सर हो गई कि उनके घर में भी फ्रिज होना जरूरी है। ना चाहते भी मुसन्निफ को किस्तों पर फ्रिज खरीदना पड़ा। अपना दीवाला पिट जाने के अंदेशे से मुताल्लिक मुसन्निफ ने हमसाये से जो दरखास्त की उसे लिखी। तो क्या दरखास्त किया था मुसन्निफ ने उससे? देखो यहाँ पर हमसाये ने जब किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा तो मुसन्निफ की बीवी ने जिद की कि उनके घर में भी फ्रिज होना चाहिए। मुसन्निफ ने मजबूर होकर फ्रिज खरीदा जिसकी किस्तें बड़ी मुश्किल से अदा कर रहा था। एक दिन मुसन्निफ ने सुना कि उसका पड़ोसी किस्तों में टेलीविजन खरीदने वाला है। तब मुसन्निफ ने उससे दरखास्त की कि वो ऐसा ना करे, अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो उसका दिवाला निकल जाएगी, है ना, यानी उस पर मुसीबत आ जाएगी। फिर मुसन्निफ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। क्यों डर रहे थे वो? उनकी बीवियां और उनके बच्चे उनके मुतालिक बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना
क्या फेंक रहे थे, यहाँ देखो। मुसन्निफ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह उनके बच्चों के बयानात है। हमसाये के बड़े बेटे ने डींग मारते हुए कहा था कि उसके बाप ने एक दफा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके, मिट्टी का तेल क्या होता है मालूम है आपको? मिट्टी का तेल रॉकेल है ना, पहले स्टोव वगैरह में इस्तेमाल करते थे उसको, अब तो उसका टाइम नहीं रहा ऐसा, अभी भी देहातों में अलबत्ता इस्तेमाल होता है। ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपए कमाए थे। अब ये उस जमाने की बहुत बड़ी रकम थी। ये बात अगर पुलिस को मालूम हो जाए तो उसके बाप को ब्लैक मार्केटिंग के जुर्म में जेल हो सकती थी। इसी तरह शेखी बगाड़ते मुसन्निफ के बेटे ने कह दिया कि उसके डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपए उड़ा लिए थे। ये तो सीधे सीधे चोरी का केस है। जाहिर सी बात है इस मामले में मुसन्निफ को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता था, यह किया जा सकता है। अभी उरैनी बड़े मियां ने तो कर भी लेते अपन, है ना। जिन समाजी बुराइयों के खिलाफ सबक लिखा गया है उन्हें लिखिए। कौन सी समाजी बुराई है इसमें बयान की गई है आपके हिसाब से, बोलो, सोचना तो शुरू करो। हाँ क्या है, सोचो कौन सी समाजी बुराइयां बयान की गई। सर बड़ी बड़ी फेंकना, जबरदस्ती में दूसरों पर रुआब जमाना। देखो यहाँ देखिए, इस इक्तिबास में मुसन्निफ और उसके हमसाये की बीवी और बच्चों की शेखी बगाड़ने के 2-3 वाक़यात बयान किए गए। दोनों की बीवी अपने आप को दूसरे से बेहतर और बरतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेती हैं। दोनों ही अपने शोहरों के खर्राटों की आवाज के ताल्लुक से जो शेखी बगाड़ती है वो दरहकीकत उनके शोहरों की बेइज्जती के मुतरादिफ है। हमने देखे थे ना सबक समझते हुए कि वो दरअसल में तारीफ नहीं कर रही बल्कि बेइज्जती कर रही है एक तरह से। इसी तरह हमसाये के बच्चे का ये कहना कि उसके बाप ने ब्लैक मार्केट में मिट्टी का तेल फरोख्त करके हजारों कमाए हैं, दरअसल अपने आप के लिए गड़ा खोदने जैसा है। इसी तरह मुसन्निफ के बेटे का ये कहना कि उसके वालिद ने स्कूल के फंड से पैसे उड़ाए हैं, अपने वालिद को चोर साबित करने जैसा है। दोनों बेटों ने अपने अपने वालिद को बदनाम किया है। शेखी बगाड़ते हुए उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि उनके बयान से उनके वालिद कानून के शिकंजे में न फंस जाए। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इस तरह गलत बयानी करना इंतहाई मायूस फेल है, यानी बुरा फेल है। और ऐसे ऐसे मतलब ऐसी शेखी बगाड़ने की और ऐसे फेंकने के वाक़या आए दिन हमारे समाज में, हमारे अपने साथ में भी होते रहते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी कभी तो लोग पहनने ओढ़ने में ऐसी चीज ऐसे वो करते हैं जैसे अंबानी अडानी खानदान से वही है। तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलते हैं। जेल के शेर को नस्र में लिखी। शेर क्या है, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। क्या होगा इसका नस्र? आसान सी बात है, उसको नस्र में किस तरह से लिखेंगे, अगरचे तुम मुस्कुरा रहे हो मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारा हाल मुझसे बेहतर नहीं है। ठीक है, ये उसका जवाब होगा। हाँ, यहाँ थोड़ा आप सवाल का पैटर्न चेंज हो गया है, नोयत चेंज हो गई है। यहाँ देखिए किस तरह से इसको करेंगे। तो क्या दिया गया है, सबक के मुताबिक जेल के नुकात को मुसन्निफ और हमसाये के कॉलम में तहरीर कीजिए। 2 कॉलम बनाना है, एक कॉलम में मुसन्निफ लिखना है, दूसरे कॉलम में हमसाये लिखना है। ये मुसन्निफ और ये हमसाया। अब ये नीचे दिए हुए नुकात को जो है इनमें तकसीम करना है। तो 500 की साड़ी किसकी बात है, ये तो ये हमसाये की बात है। 500 की साड़ी है ना। खाना अमना होना ये किसकी बात है, तो मुसन्निफ की बात है। नींद ना आना किसकी बात है, तो ये मुसन्निफ के बारे में बात है। 50 औरतों की दावत ये किसके बारे में बात है, तो ये भी मुसन्निफ के बारे में बात है। 106 डिग्री बुखार किसने कहा था, ये पड़ोसन ने कहा था उसकी बेटी के बारे में। खर्राटे एक फरलांग तक सुनाई देते हैं किसके बारे में है, ये तो उसके हमसाये के बारे में। तो ऐसे उसको 2 कॉलम में लिखना है। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल समझ में आ गए तो आप आसानी के साथ जवाब भी लिख सकते हैं। देखिए आगे, सबक के किसी एक वाकये के ताल्लुक से अपनी राय दीजिए। तो आपको देना है अपनी राय। मैंने यहाँ कोई राय नहीं लिखा, वो मेरी राय हो जाएगी ना, आपने अपनी राय देना है। हाँ सर आप भी दे दो ना अपनी राय, ऐसा नहीं चलेगा भाई। हमने कहा अभी अपनी राय देना, पूरे सबक में तो अपनी राय देते रहे, है ना। अभी आपने अपनी राय देना है और इंटरेस्टिंग अंदाज में देना, मजाही अंदाज में देना है। ठीक है, लिखिए उसको, अगर हो सके तो हमसे भी शेयर कीजिए। हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो क्या है हिदायत, सबक के 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कौन से 4 मुहावरे, तो कोई भी लो, यहाँ 4 लिए गए हैं। और ये चूंकि
इस्तेमाल ये पहले एग्जाम वगैरह में भी पूछे जा चुका है, तो उसका हवाला भी यहाँ दे दिया है ना। तो आप इसको देखिए। सर हो जाना, छोटे बच्चे खिलौना देखते हैं उसे लेने के लिए सर हो जाते हैं, जिद पर अड़ जाते हैं ना। दिवाला पिट जाना यानी मुसीबत आ जाना, बर्बाद हो जाना। मैनेजर ने इतना बड़ा घपला किया कि बैंक का दिवाला पिट गया। सीने पर सांप लौटना, हसरत से जल भुन जाना, है ना। सीने पर सांप लौटना मैं इसको समझा भी चुका हूँ आपको पहले, तो जल भुन जाना है। साजिद की 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो उसके कई रिश्तेदारों के सीने पर सांप लौट गए। अभी तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी मामूली कामयाबी भी अब लोगों को खलने लगती है ना। समाज में हसद की बुराई, जलन की बुराई इस कदर आम हो गई है कि कोई साहब कुछ अच्छा काम करे तो कुछ लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज होना नहीं चाहिए, बल्कि हमने नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, आप एक जिंदगी भर के लिए एक बात याद रखिए कि जब कोई अच्छा काम करे आप उसका ताउन कीजिए। अगर ताउन नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते, तो रुकावट भी मत बनी। इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बनाइए, हमेशा याद रखिए इसको, ठीक है। नीचा दिखाना, बाज अमीर ऐसे भी है जो अपने गरीब रिश्तेदारों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये आदत अच्छी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, किसी को नीचा दिखाना। आपके पास कुछ है तो आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये अच्छी बात नहीं है। खास तौर से पड़ोसियों के सिलसिले में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ करना चाहिए, तो ये किसी के भी साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। झेल के अल्फाज की जिद सबक से तलाश करके लिखिए। ये जो अल्फाज दिए गए उनकी जिद लिखना, हमको अल्फाज की जिद लिखने के लिए कहा है। संजीदा, मुज़ैक़ा खेज। संजीदा की जिद क्या होगी? मुज़ैक़ा खेज। इनकार की जिद क्या होगी? यहाँ लिखनी है, इधर लिख देता हूं मैं, इकरार। इनकार, इकरार, ठीक है। गरीब की जिद क्या होगी? रईस। सबक में क्या दिया गया है? रईस। इख्तिलाफ का एतराफ, है ना। दिन का जिद क्या आएगा? रात। बाहोश, बेहोश, खरीद और फरोख्त। और ये रहेगा सेहतमंद, बीमार। सेहतमंद का क्या रहेगा? जिद, बीमार। तो इस तरह इनके जिदें लिखना है। आपको बहुत सारे अल्फाज की जिद मालूम होना चाहिए, है ना। कभी कभार जो है जिदैन वगैरह भी पढ़ते रहा करो। मुसन्निफ के बच्चों और हमसाये की लाभजनी को जुदूली तकसीम में दर्ज कीजिए। मैं पहले बता चुका हूं कि लाभजनी बोले तो क्या है? लाभजनी डींगे मारना, है ना, बड़ी बड़ी फेंकना, शेखी बगाड़ना, लाभजनी उसको कहते हैं। तो क्या कहा गया हमको कि मुसन्निफ के बच्चे और हमसाये के बच्चों की लाभजनी को जुदूली तकसीम में करना है। एक तरफ मुसन्निफ के बच्चे लिखो और एक तरफ हमसाये के बच्चे लिखो, और फिर उसको बताओ। तो मुसन्निफ के बच्चों ने क्या कहा? जेब खर्च के लिए हर रोज 5 रुपए मिलते हैं। इधर क्या बोले? जेब खर्च के लिए हर रोज 2 रुपए मिलते हैं, पड़ोसी ने। और मुसन्निफ के बच्चे ने क्या कहा? मेरे डैडी तो स्कूल के फंड से कितना गायब कर दिए? 10,000 उड़ा लिए। और मुसन्निफ के बच्चे ने क्या कहा? मेरे बाप ने मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 कमाए। तो इस तरह ये उनकी डींगे मारना है। जेल का शुबकी खाका मुकम्मल कीजिए। ये शबकी खाका क्या है? तो यहाँ खाली दिया हुआ था, हमने उसको फिल किया। इधर देखो, तफरीही मकामात। तो कौन कौन से तफरीही मकामात है? ओटाकमण और नैनीताल। ना जाने की वजह मुसन्निफ ने क्या बताई? साले की शादी का इंतजाम करना है। और हमसाये ने क्या बताई? अचानक बीवी की तबीयत का खराब हो जाना। इस तरह के खाके आपको एग्जाम में भी आएंगे। आपके एक्टिविटी बेस्ड आपका पूरा पेपर रहेगा। ज्यादातर सवालात में ऐसे ही कुछ खाके दिए जाएंगे, एक्टिविटीज करना रहेंगी, आपको याद रखना है। तहरीरी सरगर्मी या मंसूबे। एक अनाज 100 बीमार। इस मसल को उन्वान बनाकर कोई दिलचस्प वाकया तहरीर कीजिए। तो आपने क्या करना है? इस पर से जो है एक मजमून जैसा आपने लिखना है। कोई भी वाकये को बनाकर लिखना है और वो दिलचस्प होना चाहिए, ठीक है। अब उसका आपको अंदाजा आएगा होगा कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मेरे हमसाए, आप मेरे नहीं आपके, ठीक है, आपके हमसाए। मौजू पर 10 या 15 सत्रों का मजमून लिखिए। तो आपने आपके हमसाए के बारे में लिखा, कितने? 10-15 सत्रों का मजमून लिखना है। मगर इस बात का ख्याल रखना कि उनके हाथों मजमून लगा तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। बुराइयां मत करना,
बाजू वालों की। चलो अगले सवाल को देखो। हाय मेरा दिवाला पिट गया, इस उन्वान पर दिलचस्प मजमून तहरीर कीजिए। इस पर भी आपने, ये क्यों बार बार आपको तहरीर करने के लिए कहा जा रहा है? इसके बारे में तहरीर कीजिए, उसके बारे में तहरीर कीजिए, ये लिखिए वो लिखिए। इससे आपकी तहरीरी सलाहियत में इजाफा हो। जब आप छोटे थे तो इतने बड़े काम आपको नहीं दिए जाते थे, लेकिन अभी आप 10वीं क्लास में आ गए हैं तो आपको ये तहरीरी काम दिए जा रहे हैं, ताकि अगर आपके अंदर जो है तहरीर की खूबी या सलाहियत रही तो आप आगे चलकर कोई मुसन्निफ बनेंगे, कोई शायर बनेंगे, या आप नावल निगार बनेंगे, अफसाना निगार बनेंगे, और भी कुछ हो सकता है। तो ये लिखने की सलाहियत आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। इसलिए आपने इससे ये नहीं चुराना है, बल्कि कोशिश करना है। गलत ही सही, और क्या होगा, लेकिन लिखना है। इस सवाल को देखिए। सबक में लफ्ज कमोबेश इस्तेमाल हुआ है, इस तरह वाव अतफ की 4 तरकीबें लिखी। कमोबेश है क्या आएगा? शोरोगुल है ना, शोरोगुल, कमोबेश। इस तरह की आपने कितने बनाना है? शोर, यहाँ वो आ गए, गुल। तो ऐसे आपने कितनी तरकीबें बनाना है? 4 बनाना है। ये आपने खुद से बनाना है, ठीक है। तो जहां से भी मिले आप बनाइए, सबक में भी आपको मिल सकता है वहां से। अब यहाँ एक अच्छी बात बयान की गई आपको, एक बच्चे की डायरी के बारे में, एक तालिब इल्म की डायरी के बारे में बयान किया गया कि उसने अपनी डायरी किस तरह से लिखी। ये क्यों दिया गया होगा, इस पर आपने सोचना है, क्यों दिया गया होगा? असल में अच्छी आदतें परवान चढ़े, आप में भी डायरी लिखने की आदत हो, आप जो है आप तहरीरी सलाहियत आपके अंदर पैदा हो, आप के रोजाना के मामूलात का जायजा भी ले सके, है ना। इंसान जब कभी पीछे के तफात पलट कर देखता है तो समझता है कि किस तरह से उसने अपने वक्त को गुजारा है। देखो यहाँ पर एक तालिब इल्म की डायरी के एक हफ्ते के दिनों के बारे में बताया गया। 5 जुलाई बरोज इतवार, आज स्कूल की तातील है, तातील यानी छुट्टी, इसलिए सोता रहा, मगर अचानक अपने दोस्त की अमेरिका रवानगी का ख्याल आया तो झटपट उठ बैठा, नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और अपनी साइकिल से अहमद के घर चला गया। अमेरिका के सफर के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उसे रुखसत करके वहां से लौट आया। 6 जुलाई, आज स्कूल में सदर मुदर्रिस साहब ने गालिब की गजल पढ़ाई, बड़ा मजा आया। 7 जुलाई, आज सुबह ही से समा खुशगवार है। 8 जुलाई, दोपहर के वक्त मामूली बूंदाबांदी की वजह से कुछ उमस महसूस हो रही है। 9 जुलाई, डाकिये ने किताबों का पार्सल ला कर दिया, इसमें मेरी पसंदीदा किताब परवास भी थी। डाकिया बोले तो पोस्टमैन। 10 जुलाई, बड़े भैया बेंगलोर से आ रहे हैं। 11 जुलाई, इम्तिहान की फीस स्कूल में दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। तो इस तरह से एक एक्टिविटी दी गई है और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इस तरह से आदत बनाए, डायरी लिखने की आदत डालें। आखिरी चीज है इस सबक की, बहुत अहम चीज है, इजाफी मालूमात के तौर पर दी गई है, पड़ोसी के बारे में बताया जाए। यहाँ पर मैं पढ़ता जाता हूँ और उसको हम समझ लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस्लाम ने कराबतदारी और रिश्तेदारी के बाद सबसे ज्यादा हमसाए और पड़ोसी, हमसाया बोले तो भी पड़ोसी होता है, पड़ोसी के साथ सिला रहमी यानी अच्छा सलूक करने के बारे में जोर दिया है। इस्लामी अहकामात की रूह से पड़ोसी हमारे हद दर्जे रिफाकत यानी दोस्ती, हमदर्दी और नेक सलूकी के मुस्तहिक होते हैं। यानी सबसे ज्यादा हमने अपने पड़ोसियों के साथ हमदर्दी, नेक सलूक और दोस्ती वाला रवैया रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हमसाये के हुकूक की इतनी ताकीद की गई कि मैं ख्याल करने लगा कि शायद अब उसे विरासत में हिस्सेदार बना दिया जाए। ये बात बहुत एहसास है। इतने हुकूक बताए गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि मुझे महसूस होने लगा कि अब विरासत में भी शायद उनका हिस्सा ना दे दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में हमसायों के साथ नेक बर्ताव और उसने सलूक की ताकीद की है। एक हदीस में पड़ोसियों से उसने सलूक के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका हमसाया उसकी शरारतों से अमन में ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है ऐसा है जिसकी हाथ और उसकी जुबान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है तो वो शख्स मोमिन नहीं है। हाथ से और जुबान से महफूज ना होने वाले, आप लड़ाई झगड़े कर रहे, मारपीट कर रहे, गाली गलौज कर रहे, जुबान से बुरा भला बोल रहे, गीबतें करते बैठे उनकी, तो ये अगर इस तरह से है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा शख्स है मोमिन नहीं है। दूसरे मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक
की अहमियत पर जोर देते हुए फरमाया, वो शख्स ईमान नहीं रखता जो खुद पेट भर खाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। यानी अगर हमारा पड़ोसी भूखा है और हम बराबर से खा पी रहे हैं तो ऐसा शख्स भी ईमान वाला नहीं है। इसका मतलब इतना हमको अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताकीद फरमाया करते थे कि अपने बच्चों के लिए अगर फल लाओ तो हमसाये के घर भी भेजो, वरना छिलके बाहर ना फेंको ताकि गरीब हमसाये का दिल न दुखे। ये एक बहुत अच्छी टीचिंग है, एक अच्छी सीख है ये हमारे लिए, इसका भी हमने ख्याल रखना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि वो शख्स जन्नती नहीं हो सकता जिसकी बदजुबानी से उसके पड़ोसी परेशान रहे। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर बुरा भला चीख पुकार गाली गलौज या जोर से टेप रिकॉर्डर बज रहे है ना, तो ये सब तकलीफ देने वाली चीजें। घर का कुछ खराब पानी निकला है सामने रोड पे फेंके, बाजू वालों को तकलीफ हो रही है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, इससे मना किया जाए। कपड़े सूख रहे सामने है, रस्सी पर बड़ी आने वालों को तकलीफ हो रही है, बाजू वालों को तकलीफ हो रही है, बहुत सारी बातें। अपनी गाड़ी दूसरे के आंगन में खड़ी है, तो ये सारी चीजों से एहतियात करना चाहिए, ठीक है। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जिस शख्स के अखलाक व अतवार और उसके तर्ज सुलूक से उसके हमसाया खुश हो और उसे अच्छा कहते हो तो वो बेशक अच्छा शख्स है, और जिस शख्स के बारे में उसके पड़ोसी अच्छी राय ना रखते हो तो वो अच्छा नहीं हो सकता। ये बात बहुत बड़ी है अपने आप में। अब हमने अपने आप का जायजा लेना चाहिए कि हमारे पड़ोसी अपने बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, है ना। इस्लाम ने बड़ी तफसील के साथ पड़ोसियों के साथ हमदर्दी, उसमें सुलूक और खैर खाई के जज्बात को परवान चढ़ाने और उसके जरिए अच्छे समाज की तामीर की ताकीद की है। बहुत अहम टीचिंग्स है इस सबक में। एक पड़ोसी के बारे में बताया गया है तो इस्लाम ने क्या बात उससे मुतालिक कही है ये भी सबक के आखिर में दे दिया गया है, जिससे हमने याद रखना है, समझना है, ठीक है। चलिए फिर हमारा ये सबक यहाँ पर खत्म हुआ। हम जो है अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में नए सबक को देखेंगे, समझेंगे और उस पर सवाल जवाब भी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।